दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा का अगला वीडियो आपके लिए ला रहा हूं, जिसमें मैं पहले दिन और दूसरे दिन की जर्नी कवर करूंगा। तो आज हम लेते हैं हमारा फर्स्ट डे 1, जो कि 31 जुलाई था। इस दिन हम फ्लाइट से इंडिया से नेपाल गए। इंडिया से यानी मुंबई से नेपाल यानी काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, वहां पर गए दोस्तों। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और फिर दूसरे दिन के बारे में। तो डे 1 के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। वी टूक एन इंडिगो फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू काठमांडू, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुंबई से काठमांडू गए हम। हमारी फ्लाइट सुबह 11:30 बजे बंबई से निकली और काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंची है दोपहर के 2:30 बजे। और यह ध्यान रखिए दोस्तों कि काठमांडू का टाइम इंडिया के टाइम से 15 मिनट आगे है। यानी देखा जाए तो इंडियन टाइम के हिसाब से हम 2:15 बजे वहां पहुंच गए थे, लेकिन काठमांडू का जो लोकल टाइम था वो वहां पर 2:30 बज रहे थे। उस समय 15 मिनट आगे हैं वो लोग हमसे। द बस टुक अस टू होटल लैंडमार्क। एयरपोर्ट पर बसेस आई थी हमारे लिए, 2 छोटी मिनी बसेस, और वो बसेस हमको एयरपोर्ट से ले गई एक होटल लैंडमार्क में काठमांडू में। दोस्तों ध्यान रखिए, हम 32 पार्टिसिपेंट्स हैं, 32 लोग हैं हम टोटल जो यात्रा करने आए हैं, और केसरी के 2 टूर लीडर। तो 32 + 2 ऐसे 34 लोगों का हमारा ग्रुप है। अब शाम को दोस्तों इवनिंग में एक ब्रीफिंग सेशन होता है वहां पर होटल में, जिसमें हमारी मुलाकात नेपाली जो शेरपा टीम है उनसे कराई जाती है। वो शेरपा टीम जो है काठमांडू वाली, उनका नाम है, उस कंपनी का नाम है सम्राट टूर्स एंड ट्रैवल्स। तो ये कंपनी को केसरी ने काम दिया था आगे का। तो वो जो सम्राट टूर्स वाली जो नेपाली शेरपा टीम है, उनके साथ हमारा परिचय कराया गया। उनके लोग वहां उपस्थित थे, हमको उनके नाम बताए गए, हमारा भी आपस में इंट्रोडक्शन कराया गया, सभी का, पार्टिसिपेंट्स का भी आपस में इंट्रोडक्शन हुआ उसी ब्रीफिंग सेशन में। और वो जो सम्राट टूर्स नाम की कंपनी है, उन्होंने हमको कुछ चीजें प्रोवाइड की हमारे आगे की यात्रा के लिए। उसमें एक चीज होती है डफेल बैग। डफेल बैग यानी एक बड़े साइज की बैग होती है जो वाटरप्रूफ होती है, और हमको कहा गया था कि आपका सभी सामान जो आप सूटकेस में लाए हैं वो इस डफेल बैग में डाल देना। और वो एक जैसे कलर की थी और उस पर सम्राट टूर्स लिखा था, तो उससे उन शेरपा लोगों को ये ध्यान में रहता है कि ये बैग हमारे ग्रुप की है, और वो बैग उठा के ले चलते हैं। तो वो वजनदार बैग होती है, उसमें मेजॉरिटी सामान उस डफेल बैग में भरना पड़ता है। और उस डफेल बैग को नंबर्स दिए हुए थे। जैसे मेरी बैग का नंबर था 680, ये मेरे बैग का नंबर था, तो उससे मुझे याद रहता है कि ये वाली मेरी बैग है। तो वो बैग आई या नहीं, तो वो बैग आप वापस होटल जब जाते हैं तो अपनी बैग ले लेना। मेरी वाइफ की बैग का नंबर था 600 ऐसा। तो उसमें प्रिंटेड नंबर्स थे और वो काफी मजबूत बैग थी जो उठाने रखने में खराब नहीं होगी। ऐसी डफेल बैग उन्होंने दी। एक डाउन जैकेट दिया। अब ट्रेकिंग कम्युनिटी को तो पता है डाउन जैकेट क्या होता है, बाकी लोगों को नहीं पता होगा। तो डाउन जैकेट वो चीज होती है जो ठंड में काम में आती है। ये सबसे ऊपर पहनने वाला जैकेट होता है, यानी अंदर आपने 3-4 लेयर कपड़े पहने होंगे, उसके सबसे ऊपर वो डाउन जैकेट आपको पहनना है। तो उन्होंने एक फ्री साइज का केसरी कलर का डाउन जैकेट सभी को प्रोवाइड किया था जो ठंड में काम में आएगा। एक बैकपैक दिया उन्होंने। बैकपैक यानी पीठ वाली बैग, जो आजकल हम पीठ पे सामान रख के ले चलते हैं, वो बैकपैक छोटी वाली बैग थी। ये बैकपैक में आपको जरूरत का, बिल्कुल जो जरूरत का सामान, जैसे पीने का पानी है, आपकी दवाइयां हैं, एक जोड़ कपड़े हैं, कुछ थोड़ा बहुत खाने का ड्राई स्नैक्स है, ये चीजें आपको इस बैकपैक में रखनी है। और ये बैकपैक अपने साथ रहती है। ध्यान रहे, ये बैकपैक हमको उठा के ले चलना है पीठ पर, और डफेल बैग ये शेरपा टीम या जो वहां पोर्टर्स हैं वो ले जाते हैं। तो डफेल बैग में मेजॉरिटी बड़ा सामान रहता है, बैकपैक में आपका इसेंशियल या छोटा सामान रहता है। फिर उन्होंने एक पासपोर्ट पाउच भी दिया था, छोटा सा, यानी एक पर्स टाइप
गले में लटकाने वाला। इस पासपोर्ट पाउच में आपका पासपोर्ट, आपका पैसा और मोबाइल, ये चीज आपने रखनी है और वो वाटरप्रूफ था। ये गले में लटका के अपने पास हरदम रखना है, इसको खोना नहीं है। और एक ट्रेकिंग पोल यानी चलने वाली लकड़ी। ट्रेकिंग करते समय एक डंडा रहता है, लकड़ी रहती है, उसको ट्रेकिंग पोल कहते हैं। एडजस्टेबल रहता है वो, आप आपकी हाइट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी उन्होंने हमको प्रोवाइड किया था। और ध्यान रहे, ये जो सब चीजें हैं, डफेल बैग, डाउन जैकेट, बैकपैक, ये सब उन्होंने हमको देते समय ये कहा कि ये अब आज से आपका हुआ, यानी ये आपको लौटाना नहीं है, ये आपके पास ही रखना है और आपके साथ इंडिया ले जाना है। तो ये हमको परमानेंटली दे दिया गया, यानी हमको एज अ गिफ्ट दे दिया गया। और उस दिन हम रात को काठमांडू में रुके। डिनर करने के बाद काठमांडू के होटल लैंडमार्क में हमारा स्टे था। ये तो हुआ दोस्तों हमारा पहला दिन, इंडिया से काठमांडू जाना और काठमांडू का ब्रीफिंग सेशन। अब चलते हैं डे 2 पे दोस्तों। सेकंड डे यानी उस दिन तारीख थी 1 अगस्त। तो इस दिन हमने क्या किया, तो हमारी बस जर्नी हुई इस दिन काठमांडू से लेके तातोपानी तक। इस दिन हमारी जर्नी काठमांडू से तातोपानी तक हुई। तातोपानी भी नेपाल में है, उसके बारे में अब आगे बात करते हैं सेकंड डे के बारे में। सबसे पहले तो होटल से निकलने के पहले वहां एक पंडित जी आए होटल में और उन्होंने हमको संकल्प दिलवाया, यात्रा करने का संकल्प। यदि आपको ध्यान हो तो हम कोई भी पूजा करने जब बैठते हैं तो पंडित जी हमको उस पूजा का पहले संकल्प दिलवाते हैं कि आप ये पूजा करेंगे और फिर हम वो पूजा चालू करते हैं। ऐसे ही ये यात्रा भी एक शुभ कार्य माना जाता है, पिलग्रिमेज माना जाता है। तो वहां पर एक पंडित जी बुलाए गए और उन्होंने हमको संकल्प दिलवाया। वो मैं फोटो ही लगा देता हूं आपके सामने। तो दोस्तों ये है वो पंडित जी जो बुलाए गए थे। ये पंडित जी है दोस्तों। पंडित जी एकदम बढ़िया से संस्कृत में जो मंत्र बोल रहे थे, उसमें से आधे से ज्यादा मंत्र तो मुझे भी पता थे। तो हम जो इंडिया में पूजा पाठ करते हैं बिल्कुल वैसी ही पूजा उन्होंने करवाई। तो ये पंडित जी ने हर एक को, ये हम सब पार्टिसिपेंट्स जो है खड़े हुए हैं, इनको सबको एक एक को तिलक लगाया, माथे पर फूल दिए और हमसे संकल्प छुड़वाया कि आप ये परिक्रमा पूर्ण करेंगे। तो ये हम सब पार्टिसिपेंट्स लोग यहां खड़े हैं जो संकल्प ले रहे हैं। मेरा फोटो इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने ही ये फोटो खींचा है दूसरे छोर से। और ध्यान दे दोस्तों, ये व्यक्ति आपको दिख रहा होगा एक, ये यहां पर, ये देखो ये वाला, ये है सुशील। ये केसरी की तरफ से है सुशील, टूर लीडर। ये एक व्यक्ति आपको खड़े हुए यहां दिख रहे होंगे, ये है मिस्टर काजी जो शेरपा टीम के इंचार्ज थे, जो हमारे साथ चल रहे थे पूरे दिन। तो ये मिस्टर काजी है शेरपा की टीम की तरफ से। तो ये पंडित जी ने बड़े अच्छे से 15-20 मिनट में बड़े अच्छे से सबको तिलक लगा के, पूजा करवा के, संकल्प दिलवाया और फिर हम लोग बस में सवार हुए, मिनी बसेस में, आगे की यात्रा के लिए। सो वी लेफ्ट काठमांडू आफ्टर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग काठमांडू से निकले इन 2 मिनी बसेस टुवर्ड्स तातोपानी। तातोपानी की तरफ हमारी जर्नी चालू हुई। 2 छोटी छोटी बसेस में हम लोग डिवाइड हो गए। एक टूर लीडर एक बस में था, दूसरा टूर लीडर केसरी वाला दूसरे बस में था और हमारे साथ ही शेरपा टीम भी चल रही थी। शेरपा टीम कुछ 6 लोगों की थी करीबन। दोस्तों ये एक फोटो है काठमांडू के थोड़ा सा बाहर आने के बाद, शहर से थोड़ा सा बाहर आने के बाद, फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक थोड़ी दूरी से खींचा हुआ फोटो है जहां से एकदम पहाड़ दिखना और ग्रीनरी दिखना चालू हो गई थी। तो वहां से काठमांडू का दृश्य आपको दिखेगा दूर से, बड़ा हरा और बड़ा बढ़िया दृश्य आपको दिखेगा। ये एक जगह है लंच स्पॉट जहां हम रुके, बीच में रास्ते में एक जगह खाना खाने के लिए रुके, वो भी एकदम ग्रीन। इसके आगे दोस्तों पूरी जर्नी ग्रीन है और हिली एरिया में है, पहाड़ों में से और वादियों में से, और सब तरफ हरियाली और झाड़ और झरने, उसमें से हमारी बस गुजर रही है। तो बड़ा ही सुंदर और मनोहारी दृश्य था दोस्तों। तो ये हमारी लंच की जगह है। अब हम तातोपानी पहुंच गए दोस्तों शाम के 4 बजे, और वहां पहुंचते ही, तातोपानी के एक होटल में पहुंचते ही हमको शाम की चाय और कुछ नाश्ता दिया गया। दोस्तों ये तातोपानी जो गांव है, छोटा सा गांव है, नेपाल में है और ये एकदम चाइना बॉर्डर के पास में है।
यानी वहां से चाइना बॉर्डर कुछ ही दूरी पर है, मैं आगे आपको फोटो में बताऊंगा। तो तातोपानी चाइना बॉर्डर के एकदम पास में है, लेकिन नेपाल में है ये। तो आगे ले चलता हूं आपको। दोस्तों ये हमारे होटल के बाजू से एक नदी बह रही थी जिसका नाम था भोटे कोशी रिवर। ये नदी का नाम है भोटे कोशी रिवर, जो तातोपानी के होटल के बाजू से बह रही थी। अब आपको सुनकर अचरज होगा कि नदी के इस तरफ है चाइना, यानी तिब्बत जो चाइना में चला गया, और इस तरफ है दोस्तों नेपाल। ये हम नेपाल में है। तो हमारी होटल इधर है, यहां पर होटल है जहां से मैंने फोटो लिया है, होटल नेपाल में है। और इस नदी के आप उस तरफ चले गए तो चाइना है। तो नेक्स्ट डे यानी हम तीसरे दिन फिर हमने ये नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, उसको क्रॉस किया तो हम चाइना चले गए थे। लेकिन वो तीसरे दिन हुआ, दूसरे दिन नहीं। मैं आपको ये दूसरे दिन की जर्नी बता रहा हूं, होटल से लिए हुए फोटो। भोटे कोशी रिवर, इसका फ्लो काफी तेज था, बहाव काफी तेज था इस नदी का। ये मैंने होटल से व्यू लिया हुआ है। नदी के उस पार काफी ग्रीनरी थी और पहाड़ और पर्वत दिख रहे थे। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो इधर आपको छोटे छोटे घर भी दिखाई देंगे, राइट। ध्यान रहे, ये दो पहाड़ के बीच में से भी एक नदी बह के इसी मेन नदी को मिलती है। इसके बीच में से भी एक नदी आती है, और ये वाली जो साइड है, ये साइड नेपाल है, क्योंकि इसके बीच में से भी एक नदी बह के इसी मेन नदी भोटे कोशी नदी को मिलती है। और दोस्तों ये वाली जो साइड है, ये चाइना है। और इधर कहीं तो भी एक कैमरा लगा हुआ था दोस्तों, बड़ा, चाइना ने लगा के रखा होगा, क्योंकि ये लाइन उसको कट करती है, एरिया को कट करती है। इसके बीच में ध्यान रहे, इसके बीच में से भी एक नदी का प्रवाह बह के मेन नदी को आके मिलता है। वहां से नेपाल और चाइना कट होता है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड आप जो फोटो देख रहे हो, उसके लेफ्ट हैंड साइड चाइना है और राइट हैंड साइड नेपाल है। और बड़ा ही सुंदर दृश्य वहां से दिखाई देता है होटल से। अब हम कुछ और भी जगह गए जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो ऐसे होटल के रूम में पड़े नहीं रहता, बिस्तरों पर पड़े रहने वालों व्यक्ति में से मैं नहीं हूं। मैं खुद को भटकती आत्मा भी कहता हूं, मजाक में, भटकती आत्मा। तो मैंने क्या किया, वो होटल के रिसेप्शन काउंटर पे जाके पूछा, क्योंकि हम शाम को 4 बजे ही पहुंच गए थे, काफी समय था हमारे पास और वहीं रुकना था। तो उनसे पूछा कि आसपास ऐसी कौन सी जगह है जो मैं पैदल जाके देख सकता हूं। तो और नेपाल में दोस्तों हिंदी काफी अच्छे से आती है सबको, लेकिन ये प्रॉब्लम बाद में चाइना में आता है। चाइना में उनको अपनी भाषा समझ में नहीं आती। लेकिन नेपाल वाले रिसेप्शन काउंटर से मुझे उन्होंने बताया कि एक रिंगबोचे टेम्पल है, वो तो होटल के बिल्कुल ही सामने है, रोड के अपोजिट साइड ही रिंगबोचे टेम्पल है। तो आप वहां जा सकते हैं। और एक आप थोड़ी दूर 5-10 मिनट आगे जाएंगे तो एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, यानी गर्म पानी का झरना है। और उससे भी और थोड़ा आगे गए, एक 20-25 मिनट चल के गए तो आपको एक कपिलेश्वर महादेव मंदिर भी मिलेगा, जो कि पहाड़ी पर बसा हुआ है। तो ऐसी चीजें आप जो पास में पैदल जाके देख सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी। तो बस मैं और मेरी वाइफ नेहा, हम दोनों चाय नाश्ता करने के बाद ये टेम्पल और हॉट वाटर स्प्रिंग देखने चल दिए। उसके आपके साथ फोटो शेयर कर रहा हूं मैं। ये है रिंगबोचे टेम्पल, जो कि हमारी होटल के एकदम ही अपोजिट साइड था, रोड के उस तरफ थोड़ा सा एक 25-50 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के जाना था। तो ये है वो भगवान रिंगबोचे, तिबेटन लोग जो मानते हैं, उनकी बहुत बड़ी मूर्ति है। ये मैंने यहां नाम लिखा हुआ है, रिंगबोचे टेम्पल। ये मैं हूं राकेश अग्रवाल, मेरी वाइफ नेहा अग्रवाल, और आपको और एक लेडीज हमारे साथ दिख रही होंगी, तीसरी। ये है हमारी मामी जी, राइट, मेरी सगी मामी है, वो भी हमारे साथ थी। उनका नाम है उपासना अग्रवाल। तो हम तीनों लोग उस टेम्पल को गए, माई सेल्फ, माई वाइफ और हमारी मामी जी उपासना अग्रवाल। ये आपको एक फोटो में महादेव की मूर्ति दिख रही होगी। यहां मैंने लिख के रखा है, ये तातोपानी हॉट स्प्रिंग है, यानी गर्म पानी का झरना। तो एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। ये जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये तो वो भोटे कोशी नदी है जो उसके बाजू से बह रही है, राइट। ये एक बड़े से महादेव की मूर्ति है वहां बनी हुई, और ये काफी ऊंची है। आपको ध्यान में आएगा कि देखो हम लोग यहां खड़े हैं
वो मूर्ति के सामने कितने छोटे दिख रहे हैं। उस पर से आप अंदाजा लगा सकते हैं मूर्ति कितनी ऊंची होगी। महादेव की मूर्ति बनी है। और ये जो आपको नीले कलर का शेड, ये जो शेड दिख रहा है आपको, ये शेड में वो गर्म पानी आता है, यानी आकर गिरता है। एक्चुअली पानी यहां पहाड़ों से आता है और वहां तातो पानी जो गांव है उधर के लोगों ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि वो जो पानी, गर्म पानी बह के आता है, उसको एक पहले टैंक में जमा किया है, बड़े टैंक में, और वहां से उसको आउटलेट्स यानी 4 गोमुख बनाए हैं। ऐसे चार चार गोमुख बनाए हैं, 4 और 4 8 बोलूंगा मैं। और इसको 2 पार्ट में, ये शेड में 2 पार्ट में बांट दिया है। यहां पर लेडीज लोग नहा सकती हैं गर्म पानी के नीचे, और यहां पर जेंट्स लोग नहा सकते हैं। तो ये जो नीले कलर का आपको शेड दिख रहा है, इसमें 8 आउटलेट्स या नल छोड़ दिए हैं उन्होंने। नल बोलना वैसे गलत होगा, 8 गोमुख बना दिए हैं। और वो गर्म पानी वो 8 गोमुख में से गिरता है, जिसमें से 4 जेंट्स की तरफ और 4 लेडीज की तरफ। ऐसे उन्होंने 2 सेक्शन बना दिए जहां पर आप जाकर नहा सकते हैं। ऐसी बहुत ही सुंदर व्यवस्था उन्होंने बनाई है। और ये पानी बह के आगे, ये पानी का आउटलेट इसी नदी में जाके आगे मिलता है। तो पानी कंटिन्यूअस बहता रहता है और उस भोटेकोशी रिवर को जाकर मिल जाता है। ऐसी बहुत सुंदर सी व्यवस्था उन्होंने नहाने की वहां बना के रखी हुई है। अब हुआ क्या दोस्तों कि यहां पर जाने के लिए टिकट लगता है, नेपाली रुपए लगते हैं। 100 रुपए टिकट है हमारे लिए, 100 नेपाली रुपए। और नहाना हो तो आपको टॉवेल, कपड़े भी लेके आने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया उस दिन, सिर्फ इंफॉर्मेशन ले ली, उनके टाइमिंग पूछ लिए। वैसे ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग है सुबह 5:30 बजे ही खुल जाता है। तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम इस प्लेस को दूसरे दिन सुबह विजिट करेंगे और गर्म पानी से नहाने के लिए वहां पर आएंगे, क्योंकि हम कपड़े लेकर नहीं आए थे और पैसे लेकर नहीं आए थे। इसलिए हमने वो प्लान दूसरे दिन के लिए पोस्टपोन किया, सिर्फ इंफॉर्मेशन ले ली। अब एक और चीज देखने वाली है दोस्तों, इस गांव का नाम क्या है? इस जगह का नाम तातो पानी, वहां लिखा हुआ आपको शायद दिख रहा होगा। तातो यानी गरम और पानी यानी पानी। तो उस गांव का नाम ही उस झरने से पड़ा हुआ है, तातो पानी यानी गर्म पानी का झरना। तो गांव का नाम ही वो सिंबलाइज करता है। और एक खास बात जो मैंने इस जगह पर नोट की कि जहां जहां भी हम गर्म पानी के झरने देखते हैं, वो सल्फर का डिपॉजिट होता है जमीन के अंदर, और उस पर से पानी बह के आता है, इसलिए गर्म हो जाता है। तो आप जहां भी देखेंगे, जैसे किसी ने 4 धाम यात्रा की होगी उत्तराखंड की, तो आपको गर्म पानी का झरना बद्रीनाथ में भी मिलेगा और यमुनोत्री में भी मिलेगा। लेकिन उसमें आपको वो सल्फर की गंध या सुगंध आएगी, सुगंध या गंध रहती है, काफी उग्र गंध रहती है। दोस्तों एक आश्चर्य की बात थी कि जब हम इस पानी में नहाए तो इधर वो सल्फर की गंध नहीं थी। और ये आश्चर्य की बात है, देखिए निसर्ग का चमत्कार या करिश्मा है कि कंटिन्यूअसली गर्म पानी आ रहा है अच्छी क्वांटिटी में, कंटिन्यूअसली, और काफी गर्म पानी है, काफी गर्म। यानी जब पहले आप पानी के नीचे जाते हैं तो एकदम से इतना गर्म पानी झेल नहीं सकते। तो ये क्या कुदरत का करिश्मा होगा कि कंटिन्यूअसली एक जगह से गर्म पानी बहते हुए आ रहा है। और दोस्तों ये जो नदी है भोटेकोशी, इसका पानी तो एकदम ठंडा है, जो कि ग्लेशियर से आ रहा है। तो एक तरफ ठंडा पानी और इस ब्लू शेड के नीचे, नीले शेड के नीचे गर्म पानी कंटिन्यूअसली बह रहा है, बरसों से बह रहा है, बरसों से। कितना स्टॉक होगा और क्या करिश्मा होगा कुदरत का कि कंटिन्यूअस उसमें से गर्म पानी बह रहा है, और काफी गर्म पानी है। तो इसका मजा हमने नेक्स्ट डे लिया, इस दिन तो इंफॉर्मेशन ली सिर्फ। इसके आगे हम और आगे चल के गए कपिलेश्वर महादेव। तो यहां पर मैं और मेरी वाइफ 2 ही जा पाए, मामी जी वापस होटल चली गई क्योंकि काफी आगे चलना था और एक हिल पर चढ़ के जाना था। तो हम हिल पर चढ़ के गए। इसका नाम आपको यहां दिख रहा होगा, कपिलेश्वर महादेव का मंदिर है ये, महादेव जी का मंदिर। उसके बाहर मैंने खींचा हुआ फोटो है। और एक विशेष बात बताऊं तो जब इस मंदिर में मैं पहुंचा तो मेरे मोबाइल में वेलकम टू चाइना ऐसा मैसेज आ गया, यानी इस मंदिर में चाइना का सिग्नल पकड़ लिया इस मंदिर ने। जो मुझे उस समय तो काफी आश्चर्य लगा कि चाइना का सिग्नल कहां से आ गया, वेलकम टू चाइना। लेकिन ये राज अगले दिन खुला, जब अगले दिन हम
चाइना बॉर्डर क्रॉस किए तब पता चला कि इस मंदिर के आगे ही चाइना बॉर्डर है, कहीं इस तरफ चाइना बॉर्डर है, जो मुझे उस दिन नहीं पता था जब वो मुझे मैसेज आया मेरे मोबाइल में। तो ये मंदिर का बाहरी व्यू है और ये दोस्तों मंदिर के अंदर का व्यू है। ये मेरी वाइफ है और ये मंदिर का अंदर का व्यू दिखेगा। और आपको ये जो मूर्ति यहां दिखेगी, मैंने नेपाल में एक ऑब्जर्व किया कि नेपाल फेमस है पशुपतिनाथ मंदिर के लिए। आप सभी को पता होगा, एक फेमस मंदिर है पशुपतिनाथ का, महादेव का, और उसके 4 मुख है, 4 तरफ उसका मुंह है। तो मैंने ये बात ऑब्जर्व की कि नेपाल में हर जगह जहां भी शिव मंदिर है वो 4 मुख वाले शिव मंदिर है। यानी ये जो मूर्ति है काफी ऐसी ही मूर्ति आपको पशुपतिनाथ में मिलेगी, वो सिर्फ बड़ी है, साइज में बड़ी है, ये छोटी है, लेकिन 4 मुख वाले ही शिव जी आपको दिखाई देंगे नेपाल में। तो पूरे नेपाल में शिव मंदिर में ऐसी ही 4 मुख की आपको मूर्तियां मिलेंगी। अब दोस्तों दूसरे दिन हमने ये सब 3 जगह घूम के आए। उसके बाद आने के बाद हमारी होटल का नाम था होटल 7 लव, वहां पर आए, वहां पर हमारा डिनर हुआ और रात को हम वहीं पर सो गए, तातो पानी। अब इसके आगे की जर्नी फिर से दोस्तों मैं अभी कंटिन्यू करूंगा तो वीडियो का साइज बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके छोटे छोटे हिस्से करके बना रहा हूं। अगले 2-3 दिन का वीडियो, राइट, ये डे 2 खत्म होता है हमारा, तो डे 3, 4, 5 जो भी पॉसिबल होगा वो मैं एक साथ बना के इसके आगे पोस्ट करूंगा, राइट। तो दोस्तों अगली मुलाकात अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद इतना ध्यान से सुनने के लिए और वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।